ओके, आज जो हमारी क्लास होगी इसके अंदर में हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर आ चुके हैं ऑलरेडी। जो लेक्चर्स आ चुके हैं एक सीक्वेंस के अंदर में आए हैं 5 लेक्चर। उन सीक्वेंस को ये आपको बिल्कुल मेंटेन करते हुए पढ़ाई करनी है। जैसे 1 2 3 4 5 हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आप कोई भी लेक्चर स्किप करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप पहले पिछले लेक्चर्स देखिए, वरना आपको बायोलॉजी से फिर डर लगेगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम डीएनए की बात करते हैं। डीएनए जो बेसिक यूनिट होती है किसकी, जो हमारे क्रोमेटिड या क्रोमोजोम्स जो बनाते हैं उसके लिए होती है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे की जो स्टडी है उसके अंदर में लेके जाने की कोशिश करूंगा। मैंने आप लोगों को एक सेल का स्ट्रक्चर बताया था, सेल का स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें आप लोगों ने मेरे साथ में देखा था कि भाई जो सेल होती है, यहाँ पर आ जाओ, देखो सेल है, उसके अंदर में क्या था, बीच में मेरे पास में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस होता है, और जो एक धागानुमा मैंने चीज़ आप लोगों को बताई थी उसको क्या नाम दिया था हमने, क्रोमेटिन के नाम से आपने जाना था या क्रोमेटिड के नाम से आपने जाना था वहाँ पे। ठीक है, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। जो इसके अंदर में सेल के अंदर में जो धागा सा बना हुआ है ना भाई, जो अंदर बना हुआ है, देखिए ये न्यूक्लियोलस हो गया और ये इसके बाहर का जो बना हुआ है, इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ और इसके ऊपर मैं पूरी रिसर्च करने की हम कोशिश करते हैं कि भाई किस किस का ये बना होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में होती है, क्या क्या ये इन्फॉर्मेशन अपने अंदर में समा के रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके अंदर में जब हम बात करेंगे तो ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको बाहर निकालता हूं तो यहाँ पे जैसे इसका कंडेंसेशन किया जाता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि भाई जब सेल जो है वो जब डिवीजन की तरफ में चलती है, यानी कि एक से अपना को रेप्लिकेट करती है, अलग अलग तरीके से बनने की कोशिश करती है, तो सबसे पहले जो ये क्रोमेटिड्स हैं, जिनको आपने क्रोमेटिन के नाम से भी जाना है, वो कुछ इस तरह की शेप बना लेते हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये जब इस तरह की शेप बन जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास में क्या बन गए, क्रोमोजोम बन गए। बेसिकली क्रोमोजोम क्या होते हैं भाई, वो क्रोमेटिन से होते हैं या क्रोमेटाइड्स होते हैं, जो कि कंडेंसेशन के बाद में एक फेज होती है कंडेंसेशन, उसके बाद में ये इस तरह से बन जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और जूम करके देखो भाई, ये क्रोमोजोम्स आखिर किसके बने हुए हैं, तो क्रोमोजोम्स को आपने जो इसका स्ट्रक्चर था उसको जूम करके देखा तो यहाँ पे आपको थोड़ा लाइट कलर के जो दिख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिप्स टाइप में दिख रही है, तो ये जीन्स है। यानी कि आप कह सकते हो कि क्रोमोजोम किसके बने हुए हैं भाई, जीन्स के बने हुए हैं। अब बात करें कि भाई जो एरिया यहाँ पे मैंने लाइट एरिया करके दिखाया हुआ है, अगर मैं इसको और फर्दर जूम करके देखूँ तो मुझे कुछ यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया को मैं यहाँ पर कंसिडरेशन में लेके चलूँ तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि ये भी यहाँ पर क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स है। यानी कि जीन्स भी तो भाई किसी चीज़ से बने होंगे, और ये जो बनते हैं इनको बोलते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से इनके मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारी मेन जो स्टडी रहेगी वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के ऊपर में है कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। तो ये बनेंगे भाई, हमारे पास में 3 यूनिट्स यहाँ पर जुड़ेंगी, इनके बारे में हम आगे जो स्लाइड्स आएंगे उनके अंदर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो ध्यान रखने लायक है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमेटिड है वो बना होता है क्रोमोजोम्स का, और क्रोमोजोम है वो किसके बने होते हैं, जीन्स के बने होते हैं। जीन्स क्या होते हैं, बेसिकली जीन्स होते हैं कि आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास में क्या लक्षण जाएंगे, क्या उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, किस तरह का उसका बिहेव रहेगा, किस तरह के उसके बाल होंगे, किस तरह के उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, यानी कि फेस कैसा होगा उसका। तो ये सारी उसकी क्या है, स्किन से रिलेटेड या कैसे भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जीन्स के थ्रू एक हेरिडिटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, और जीन्स की बात करें तो भाई ये किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के। अगर आपसे अब पूछ लिया जाए कि भाई जीन का जो बेसिक यूनिट है, यानी कि इकाई है, वो किसकी है, वो हमारे पास में डीएनए के बने होते हैं, यानी कि उनके अंदर में क्या होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अभी डीएनए जो मॉलिक्यूल है ये कौन कौन सी 3 यूनिट है जो इसको मिलाकर बनाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। और देखिए जो था पहले तो इसके बारे में बताया गया भाई, डीएनए जो है इसका एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये फ्रांसिस क्रिक ने, तो 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी। कौन कौन है भाई, ये फ्रांसिस क्रिक हैं और जेम्स वॉटसन है। ठीक है, आप लोगों को ये नाम बिल्कुल याद रखने हैं, आगे भी हम इन चीज़ों के बारे में और डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। डबल हेलिक्स का मतलब होता है कि भाई इसके अंदर में ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये हेलिकल का मतलब होता है स्पाइरल टाइप में, सर्पिला अनुकार होता है ना, सर्पिला अनुकार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल टाइप में या फिर स्पाइरल टाइप में बोलते हैं। तो इसके अंदर में क्या होता है, देखो डीएनए के अंदर में ये तो हो गया एक हेलिकल ये हो गया, और दूसरा हमारे पास में हेलिकल ये हो गया। यानी कि ये जो आपको येलो कलर के अंदर में इसको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए के अंदर में ये जो हेलिक्स होता है किसका बना होता है, पहली चीज़ भैया इसका स्ट्रक्चर है, जो हमने मॉलिक्यूल्स दिखाए थे डीएनए मॉलिक्यूल, उसके स्ट्रक्चर को मैं और फर्दर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो बने होते हैं, ये बना होता है डीऑक्सीराइबो शुगर,
प्लस में फॉस्फेट किस किस का बना होता है भाई, ये जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि हम बोल सकते हैं ये क्या है, इसकी बैकबोन है। तो बैकबोन जो है वो किसकी बनी होती है, डीऑक्सीराइबो शुगर और फॉस्फेट जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि बीच में ना अलग अलग कलर के मैंने कुछ कोडिंग करके दिखा रही है, देखो कहीं पर येलो होगा, ऑरेंज कलर होगा, रेड कलर होगा, ग्रीन कलर और येलो कलर होगा। आखिर में ये क्या है, तो ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं इसके बीच में, इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई इसकी जो यूनिट है यानी कि जो भी हमारे पास में डीएनए बनता है उसके अंदर में 3 चीज़ें होती है, कौन कौन सी, डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, फॉस्फेट होती है और हमारे पास में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। यानी कि 3 चीज़ों को मिलकर हम यहाँ पर इसका डिज़ाइन करते हैं। तो आपने बैकबोन के बारे में बात कर ली, तो बैकबोन जो है यानी कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर वो किसका बना है, डीऑक्सीराइबो शुगर का बना है और फॉस्फेट का बना है। और जो इसके अंदर में यहाँ पर भरी जा रही है, जो ये बीच में सीढ़ी नुमा बना रहे हैं, तो ये किसके बने होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। अब बात करें डीएनए के अंदर में कितने तरह के बेसिस होते हैं, यानी कि किस तरह के हमारे पास में बेसिस होते हैं, तो इनको बेसिकली हम 2 कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक तो हमारे पास में आती है ये प्यूरिन्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा होता है, इसको हम जानते हैं प्रिमिडिन्स के नाम से। किस किस नाम से भाई, जो इसके नाइट्रोजीनियस बेसिस है, यानी कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर में बीच में जो सीढ़ी बना रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को दोनों हेलिक्स को जोड़ रहे हैं, उनके बीच में सेपरेशन कर रहे हैं, तो वो 2 तरह के होते हैं, एक तो प्यूरिन्स होते हैं और एक हमारे पास में प्रिमिडिन्स होते हैं। तो इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहला प्यूरिन्स के अंदर में कौन कौन आता है, तो ध्यान रखना भाई, ग्यूनिन और एडेनिन। कौन कौन से, ग्यूनिन और एडेनिन, ये क्या है भाई, नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। दूसरे हम बात करें प्रिमिडिन्स के अंदर में कौन कौन आता है, तो यहाँ पे बात करेंगे साइटोसिन और थाइमिन के अंदर में आता है। कौन कौन आते हैं भाई पिरिमिडिन्स के अंदर में, साइटोसिन और थाइमिन, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। और दूसरा जो चीज़ मैंने बताई थी कि इसके अंदर में जो शुगर और फॉस्फेट है, शुगर जो मिला था डीऑक्सीराइबो शुगर था और प्लस में फॉस्फेट, वो मिलके इसकी बैकबोन बना रहे थे। यानी बैकबोन की जो यहाँ पर जो स्काई ब्लू कलर में आप लोगों को दिख रहा है, ये इसकी बैकबोन है। इसके अंदर में बेसिकली क्या क्या होते हैं, एक तो शुगर के होते हैं, ये शुगर का स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास में फॉस्फोरस का है, यानी कि जिसके अंदर में पीआर है वो हमारे पास में फॉस्फेट है, और ये हमारे पास में डीऑक्सीराइबो शुगर है। तो ये जब सारी आपस में मिलती हैं तो ये बैकबोन बन गई है। और ये जो बीच में मिल रहे हैं, कौन मिलते हैं बीच में भाई, ये बेसिस मिलते हैं, बेस होते हैं ये, ठीक है। बेस में 2 तरह के प्यूरिन और प्रिमिडिन्स होते हैं। इन प्यूरिन और प्रिमिडिन्स को कैसे जोड़ते हैं अभी बात करेंगे, कैसे इनकी बॉन्डिंग होती है। तो ये तो आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर था भाई, कैसे क्या क्या इसके अंदर में मेन कंटेंट्स होते हैं। अब देखो कैसे इनकी बॉन्डिंग होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि इनके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो कैसे बॉन्ड करेंगे, तो हमेशा याद रखना कि एडेनिन और थाइमिन ये एक दूसरे से बॉन्डिंग करेंगे, ग्वानिन और साइटोसिन ये हमेशा एक दूसरे से बॉन्डिंग करेंगे। अब बॉन्ड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना। आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो कोई ना कोई बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड टाइप में बात कर लेते हैं। बहुत तरह की बॉन्डिंग होती है, जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, आयोनिक बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर जो यूज़ होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में यूज होता है। तो आप लोगों को क्या याद करना है कि किसके साथ में बॉन्डिंग होगी, एडेनिन की हमेशा थाइमिन के साथ में होगी और ग्वानिन की हमेशा साइटोसिन के नाम से होगी, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, एक को सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ आप यहाँ से याद कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यहाँ देखो कैसे बॉन्डिंग हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आप लोगों को दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर येलो कलर है, यानी कि येलो कलर मेरे को एडेनिन रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा मैं बात करूँ मेरे पास में ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थाइमिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इन दोनों की बॉन्डिंग हो रही है। वही चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कि ए और टी आपस में मिलेंगे। दूसरा देखो यहाँ पर हमारे पास में एक रेड कलर है और एक मेरे पास में ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर और रेड कलर क्या है भाई, ये गोनिन है और साइटोसिन है। तो जो हमारे पास में छत्तीसगढ़ जो आप लोगों को बात करी थी, तो दूसरी जो बन रही है वो क्या है, साइटोसिन और ग्वानिन के बॉन्डिंग से बन रही है। उसी तरह से अल्टरनेटली फिर AT CG, ठीक है। ये हमारे पास में फिर से क्या आ गया, CG आ गया। तो वो ये है कि भाई आपकी जो CD बन रही है वो बेसिकली इन जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को एक दूसरे से सेपरेट कर रही हैं, वो यही हमारे पास में क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, जो इनको अलग करने के लिए अब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करें कि भाई इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी, तो जो एडेनिन और थाइमिन होते हैं इनके बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसा होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और दूसरा हमारे पास में ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, इनके बीच में हमेशा 1 2 3 यानी कि 3 हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई इसके अंदर में जैसे हमारे पास में एक छोटा सा कंसेप्ट निकल के आता है कि जब ये मिलते हैं, यानी कि जब इनके स्ट्रक्चर तैयार होते हैं तो कैसे कैसे होते हैं। देखो जब डीऑक्सीराइबो शुगर, आपने मेरे साथ में अभी पिछली स्लाइड के अंदर में स्ट्रक्चर देखा था उसका, यानी कि डीऑक्सीराइबो शुगर ये हो गया मेरे पास में, और फॉस्फेट, ठीक है, और ये मेरे पास में नाइट्रोजन बेसिस। अब इन तीनों को कैसे कैसे ऐड करेंगे, ये हमारे पास में क्या रिजल्ट निकाल के देंगे, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
अगर मैं बात करूं कि डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजीनियस बेसिस का मतलब पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स दो हमारे पास में है, उसके 4 जो सब डिविजन्स होते हैं उन सबको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। ये दोनों और प्लस में फॉस्फेट, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई क्या बन गई है, वो न्यूक्लियोटाइड बन गई है। ठीक है, अगर खाली डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजीनियस बेसिस मिलते हैं तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड के नाम से हम उसको जानते हैं। तो दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो अब मेरे को ये बताओ कि भाई जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बना है, जो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर बना है, इसके अंदर में क्या है, ये हमारे पास में नाइट्रोजन बेसिस भी हैं। ठीक है, दूसरा आपने देखा कि यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर भी थी, और तीसरा इसके ऊपर में फॉस्फेट के जो एटम्स थे वो भी यहाँ पर थे। तो आप मेरे को ये बताओ कि भाई ये जो हमारे पास में सीरीज बनी है, यानी कि जो हमारे पास में डीएनए बना है, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन किनका है, 3 चीज़ों का है, डीऑक्सीराइबोस शुगर का, नाइट्रोजन बेसिस का और फॉस्फेट मॉलिक्यूल का। तो तीनों जो मिल रहे हैं तो वो मिलके हमारे पास में क्या बना रहे, एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे। तो यही चीज़ आप बोल सकते हैं कि भाई जो चेन है, यानी कि ये एक चेन अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, तो अगली जो चेन आएगी वो टोटली इसी का रिपीटिशन होगी। ठीक है, तो जो भी हम कहें कि भाई न्यूक्लियोटाइड हैं वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं किसके अंदर में, डीएनए की चेन के अंदर में, यानी कि एक पोली चेन बन रही है, एक चेन बनती हुई जा रही है, वो किसकी होगी, न्यूक्लियोटाइड्स की होगी। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है, 3 चीज़ें उसके अंदर में, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनियस बेसिस और फॉस्फेट है। ठीक है, तो यहाँ तक हम चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ में समझने की कोशिश करिए। अब चलते हैं अपने जो पीडीएफ था उसके ऊपर में। ओके, तो देखिए वही चीज़ें मैंने आप लोगों को जो अभी तक स्लाइड के अंदर में समझाई थी वो यहाँ पर मैंने बता रहा है कैसे उसकी संरचना होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ग्वानिन साइटोसिन के साथ में, थायमिन और एडेनिन के साथ में बॉन्डिंग बना रहा है। और इसके अंदर में आप लोगों ने नाइट्रोजन बेसिस के बारे में बात करी कि कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं हमारे पास, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स, एडेनिन और ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको बताई, डीऑक्सीराइबोस शुगर बेस ये सब मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। अगर फॉस्फोरिक एसिड और मिल जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देखी मेरे साथ में, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया कि वाटसन और क्रिक ने दिया था, कब दिया था, 1953 में दिया था। अब देखो एक 4 ग्राफ रूल है, 4 ग्राफ रूल पूछ सकता है कि भाई क्या क्या होता है इसके अंदर में। तो ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर है ना, उसके बेसिकली उसके बारे में बात करता है। तो उसने कहा भाई प्यूरिन और पिरिमिडिन, जो आप लोगों ने अभी मेरे साथ में पढ़े थे, प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होते हैं जब एक स्ट्रक्चर बनता है तो उसके अंदर में इक्वल अमाउंट में पाया जाता है। पहला तो इसने ये कहा। दूसरा कहा कि भाई जो बेस का कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है हर किसी जाति के लिए। जाति का मतलब होता है चाहे वो एनिमल की बात करें, चाहे बर्ड्स की बात करें, या फिर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो इन सबको कंसिडरेशन में करते हैं। ह्यूमन में अलग होंगे डीएनए का बेस कंपोजिशन, एनिमल में अलग होगा, बर्ड्स के अंदर में अलग होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि जो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इन जब का हम बॉन्डिंग करते हैं तो ये 1:1 के अंदर में एक दूसरे से बॉन्ड करते हुए मिलते हैं। यानी कि पहले एक एडेनिन और थाइमिन आएगा, फिर ग्वानिन और साइटोसिन, फिर एडेनिन थाइमिन और फिर ग्वानिन और साइटोसिन आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर इसमें डिस्कस करी गई है। अब जो इंपॉर्टेंट आता है आपके एग्जाम के लिए वो यहाँ पर है कि भाई किसको क्या नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर नाम का मैं बात करूँ कि अगर मेरे पास में डीएनए है और वो डीएनए से बनने की प्रक्रिया, यानी कि अगर डीएनए से ही हम डीएनए बनाते हैं तो उसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। यानी कि बेसिकली जब हमारे पास में एक डीएनए था, ये मेरे पास में डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, इसी से एक दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस तरह की जो प्रक्रिया हो रही है तो इसको बोला जाता है उसका रेप्लिकेशन यानी उसका डुप्लीकेट तैयार हो गया। उसी तरह से डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन। अगर उल्टा बात करें तो भाई आरएनए से डीएनए, तो उल्टा हो गया, तो आप बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन तो है भाई, लेकिन किस तरह का ये, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप इसको बोल सकते हैं। अगर डीएनए से आरएनए, बिल्कुल आपने बोला ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। तो मेरे साथ एक बार जल्दी से रिपीट कीजिएगा, डी टू डी ट्रिप्लिकेशन, डी टू आर ट्रांसक्रिप्शन, आर टू डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डी टू आर और आर से प्रोटीन, तो ये हमारे पास में ट्रांसलेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, डीएनए के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आरएनए में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी सारा कुछ वही रहेगा इसके अंदर में, जो हम डीएनए के मेन नाइट्रोजन बेसिस थे। तो डीएनए के अंदर में होता है भाई डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, यानी कि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास में ये चेन बनी हुई है, ये मेरे पास में एक चेन थी, तो एक जगह पे इसके पास में OH है और एक यहाँ पर H है, हाइड्रोजन का एटम इसके साथ में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं है, तो हम बोलते हैं डीऑक्सी, यानी उसके पास में कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोस
शुगर के नाम से हम जानते हैं। लेकिन जब हम राइबो शुगर की बात करते हैं, इसके अंदर में राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो इसके अंदर में एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है, यानी कि एक हमारे पास में OH जो फंक्शन है वो यहाँ जुड़ जाता है। तो ये जब जुड़ जाता है तो इसमें क्या हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से, राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से हम इसको जानेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ इसके अंदर में जो हमने नाइट्रोजन बेसिस की बात करी थी, तो प्यूरिन होता है और प्रेमिडिन होता है। RNA के अंदर में प्यूरिन और प्रेमिडिन होता है, लेकिन इसके अंदर में आपने देखा था कि एडेनिन और ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये किसके थे, प्रेमिडिन्स के थे और ये प्यूरिन्स के थे। लेकिन यहाँ पर प्यूरिन्स तो सेम रहेंगे भाई, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन रहेंगे। लेकिन जब प्रेमिडिन्स की बात आती है तो इसके अंदर में थाइमिन जो है वो यहाँ से हट जाता है और कौन जुड़ जाता है, यूरेसिल जुड़ जाता है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो RNA है उसके अंदर में प्रेमिडिन कौन कौन से होते हैं, तो यूरेसिल होता है और दूसरा हमारे पास में साइटोसिन होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इनमें क्या मेजर डिफरेंस है। वहाँ पर थाइमिन होता है और यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है। चलिए, दूसरा ये भाई किस तरह का, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड लॉन्ग चेन होती है। ये जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास में डिजाइन कर रहा है, ठीक है, ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन ये हमारे पास में सिर्फ एक चेन, इस तरह से चेन दर चेन आपस में क्या करती जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी। तो ये हमारे पास में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। कहाँ पाया जाता है भाई, ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं, आपने पढ़ा था कि क्रोमोजोम से ही हमने इनको DNA के बारे में डिस्कस करते हुए आए थे। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर फैक्ट्री बोला जाता है इसकी सेल की, क्लोरोप्लास्ट में भी ये पाया जाता है। इसी तरह से RNA में जो कहाँ मिलेगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस में मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर में मिलेगा, और ये इसके जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर में मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर में मिलेगा। आप लोगों को पता होगा कि भी ये मेरे पास में अगर सेल का स्ट्रक्चर है तो इंटरनली ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और इसके सेल के स्ट्रक्चर के बीच में जो भरा होता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर में लिक्विड भरा होता है इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव के नाम से, आप द्रव्य के नाम से आप जानते हैं। दोनों के अंदर में RNA मिलेगा। ठीक है, दूसरी ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि भाई थाइमिन है, वो इसमें थाइमिन होता है और इसके अंदर में यूरेसिल पाया जाता है। अब RNA के 3 टाइप होते हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लिया जाता है कि mRNA का क्या काम होगा, राइबोसोमल RNA का क्या काम होगा। तो देखो, RNA जो होता है वो 3 तरह का होता है, कौन कौन से, एक होता है mRNA और दूसरा होता है rRNA और तीसरा होता है ट्रांसफर RNA। तो ये बेसिकली क्या करता है कि भाई जो हमारे पास में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है उसके बाहर से ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करता है कि भाई कौन सा एमिनो एसिड मेरे को अपने पास में लेके आना है, जिसको फर्दर मुझे यूटिलाइज करके किसमें, प्रोटीन का क्या करना है, उस अमीनो एसिड से प्रोटीन निकालना है और उन प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। यानी कि वो एक मैसेंजर का काम करता है कि भाई मुझे कौन से एमिनो एसिड का सिलेक्शन करना है। ठीक है, जो हमारी ब्लड के अंदर में ये ब्लड नर्व सेल्स हैं, यहाँ पर मान लो सेल है, तो ये इसके पास से गुजर रहा है, सेल के पास से, तो ये यहाँ पर एक मैसेज भेजेगा कि भाई इसके अंदर में जो ब्लड के अंदर में आपका एमिनो एसिड, क्योंकि खाना पचने के बाद में हमारे पास में वो ब्लड के अंदर में जाता है, किस फॉर्म में, एमिनो एसिड की फॉर्म में चला जाता है। तो उसके अंदर से ये सिलेक्ट करेगा कि मुझे कौन सा एमिनो एसिड यहाँ पर अपने सिलेक्ट करके अंदर में लेके आना है, जिसको कौन, राइबोसोम्स जो हैं वो उसको सिंथेसिस करेंगे और फाइनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो कैसे यहाँ पर होगा, तो वो उसका जो मैसेज है वो कौन भेजता है, mRNA। जैसे इसका नाम से हमें पता लग रहा है, mRNA के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भाई इसके अंदर में कौन सा होता है, एक मिनट। देखो, पहला हमारे पास में हो गया मैसेंजर। दूसरे की बात करें तो ये है हमारे पास में राइबोसोमल RNA। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली जो हमारे पास में राइबोसोम्स के हम जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो उसके अंदर में राइबोसोम्स थे। कहाँ पर थे भाई राइबोसोम्स, जो आपने देखा था उसके ऊपर में छोटे छोटे ब्लू कलर के हमने डॉट्स बना रखे थे। तो ये डॉट्स क्या हमारे पास में राइबोसोम्स का काम करते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये जो राइबोसोमल RNA है, इनका सिंथेसिस करने में काम करता है। सिंथेसिस का मतलब होता है उनका संश्लेषण करने के लिए काम करता है कि भाई उनको यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे उनसे एनर्जी हमें रिलीज करवानी है। तो बेसिकली सारा काम कहाँ पर होता है, और राइबोसोम्स पर होता है। तो राइबोसोम सिर्फ राइबोसोमल RNA जो है उनकी हेल्प करता है किसमें, उनको संश्लेषण करवाने के अंदर में। ठीक है, तीसरी हम बात करें कि दूसरा हमारे पास में ट्रांसफर RNA है। जैसे आप लोगों को पता था कि भाई ये मेरे पास में सेल है, ये ब्लड वेसल चल रही है, तो यहाँ पर जो एमिनो एसिड था, तो पहला काम तो क्या था कि जो हमारे पास में मैसेंजर था वो ये देखेगा भाई इस ब्लड से कौन सा लेना है मेरे को। राइबोसोमल RNA था
वो अगर हमारे पास में अंदर में आ गया है तो उसको कैसे सिंथेसिस करना है, किसके द्वारा, राइबोसोम्स के द्वारा। अब तीसरा जो हमारे पास में ट्रांसफ़र है, वो ट्रांसफ़र का काम होता है कि इस ब्लड से जो सिलेक्शन आप लोगों ने किया है, यानी कि जो सेल ने सेलेक्ट किया है, उसको कहाँ तक पहुँचाना, हमारे राइबोसोम्स तक पहुँचाना, ताकि वहाँ पर वो प्रोटीन का क्या कर सके, सिंथेसिस कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास में आरएनए के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, मैसेंजर, राइबोसोमल या फिर ट्रांसफ़र। आप इनको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा, मैसेज आएगा, ये मेरे पास में सेल है, ये ब्लड वेसल है, तो सबसे पहले मैसेज आएगा कि भाई कौन सा आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट होगा। फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कौन करेगा, टीआरएनए या फिर एसआरएनए के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। और फाइनली जो हमारे पास में आरआरएनए होते हैं, वो क्या करेंगे, इनको जो राइबोसोम्स होते हैं, क्या काम करते हैं, वो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, उसकी हेल्प करेंगे इसके अंदर में सिंथेसिस करवाने के अंदर में। ठीक है, तो 3 आपको आरएनए यहाँ पर समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को डीएनए और आरएनए के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई होगी। यहाँ पर कंसेप्ट को लेकर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो सारी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी हैं। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को डीएनए और आरएनए के अंदर में। पिछले जितने प्रीवियस पेपर हैं उसके अंदर में आप उठा के देख लीजिए, इससे बाहर एक भी चीज़ नहीं पूछी गई। आप लोगों को जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि भाई इसके अंदर में यूरेसिल आ जाता है, किसके अंदर, आरएनए के अंदर में, और वहाँ पर क्या होता है, उसके थाइमिन होता है, थाइमिन को रिप्लेस करते हुए यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जेनेटिक्स के बारे में हम बात करेंगे, और वहाँ पे इसके बाद में हमारी जो सेल थ्योरी है वो लगभग पूरी ख़त्म हो जाएगी, हम 100% उसके अंदर में कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।